Hello, people. This is Yogita, final year law student, faculty of law DU. आज हम करेंगे दिस इज़ प्लीडिंग्स ड्राफ्टिंग हमारा 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा टॉपिक सिविल प्लीडिंग्स जो हमारा फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स में है। हमारे इसमें अबाउट 6-7 टाइप ऑफ प्लीडिंग्स हैं, तो इस वाली वीडियो में हम पूरा करेंगे हमारी सिविल प्लीडिंग्स को। ठीक है, इसमें हमें 12 जो हैं प्लीडिंग्स दी हुई हैं एंड लेट्स सी कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो समझने की हैं और जो करने की हैं। ठीक है, इन 12 में से एज आई सेड प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि अगर ये आ जाए तो आप लोगों को करनी कौन कौन सी हैं। टोटल कितनी हैं? एक है हमारी सिविल प्लीडिंग, सेकंड है मैट्रिमोनियल, थर्ड है सक्सेशन एक्ट, ठीक है, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल, फिफ्थ है क्रिमिनल लॉ, ठीक है, और सिक्स्थ हमारी होगी मिसलेनियस। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग पार्ट्स में आपकी आएंगी एंड लेट्स सी कि हमें इस वाली वीडियो में क्या क्या समझना है, क्या क्या करना है और जो प्लीडिंग्स हैं उसमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। दिस इज़ द सूट फॉर रिकवरी एंड आई गेस आई शुड ये सारा कुछ साफ कर देना चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, हियर वी गो, द प्लेन इज क्लियर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि सिविल प्रोसीडिंग दैट इज सूट फॉर रिकवरी ऑर्डर उसमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि इन सब प्लीडिंग्स का फॉर्मेट सिमिलर रहता है। ठीक है, सो लेट अस सी कि करना इसमें लिखना क्या क्या है। ठीक है, पहला हमारा हो गया, हमारी जो सूट है, जो प्लीडिंग है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, इसके नीचे वाले हिस्से से। तो पहला हमारा हो गया टाइटल, ठीक है, सेकंड हो गया डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, थर्ड हमारी हो गई हेडिंग। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन भी तो करना है कि ये सूट किस चीज़ का हमने डाला है, क्या चीज़ डाली है। ठीक है, वो हो गया हेडिंग। ठीक है, एंड देन मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, यहाँ से हम हमारे सीरीज ऑफ फैक्ट्स शुरू करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखनी ही होती है। ठीक है, अब सूट फॉर रिकवरी क्या होता है? बेसिकली हमें ये रुपए निकलवाने हैं डिफेंडेंट से। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा क्या क्या है, दैट द प्लेंटिफ इज़ अ कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पर ये प्लेस हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टर हो गया। एंड द प्लेंटिफ इज़ अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी ऑफ द प्लेंटिफ एंड इज ऑथराइज कॉम्पिटेंट टू साइन एंड वेरीफाई द प्लेंट वकालतनामा एंड टू इंस्टीट्यूट दिस सूट ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ। मैं बता दूँ कि ये जो लाइन अभी अभी हमने रीड करी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? that Mr. P, executive director of the plaintiff, is a duly constituted attorney of the plaintiff and is authorized and competent to sign and verify the plaint, wakalatnama, etc. and to constitute this suit on the behalf of the plaintiff. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये याद करके लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दैट द प्लेंटिफ कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसमें हमने फैक्ट्स बताए क्या क्या हैं कि प्लेंटिफ क्या करता है, क्या नहीं करता। डिफेंडेंट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग देयर रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे। ठीक है, द डिफेंडेंट अप्रोच द प्लेंटिफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर देयर पेपर मिल एंड चंडीगढ़ इन सम टाइम इन द ईयर। ठीक है, हम यहाँ पे ईयर मेंशन कर देंगे कौन सा है। ठीक है, उसके बाद देन वील सी कि अब यहाँ पे सारे ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, सूट फॉर रिकवरी का मतलब है कि हमने रुपए दिए थे और हमने रुपए वापस चाहिए। ठीक है, तो इस सारे में हमने वो फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, कि चेक दिया था, चेक लगा नहीं, वो डिसऑनर हो गया, उसके बाद ऐसा ऐसा है। ठीक है, हमने नोटिस दिया था और नोटिस भी जो है जो डिफेंडेंट है उन्होंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट और रिमाइंडर्स के बाद भी जो है वो अमाउंट नहीं पे करी। ठीक है, द डिफेंडेंट फेल टू पे द अमाउंट। ठीक है, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड रिमाइंडर्स। ठीक है, एंड देन फाइनली लीगल नोटिस इशू करा, जो कि डिफेंडेंट ने जो है उसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं करी। नो पेमेंट हैज़ बीन मेड
बाय द डिफेंडेंट डिस्पाइट द सेड नोटिस, ठीक है। तो ये सारा हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉज ऑफ एक्शन की, जुरिस्डिक्शन की और लिमिटेशन की, ठीक है, विच इज़ इंक्लूड इन द पैरा 12, 13 एंड 14. द cause of action is in favor of the plaintiff and against the defendant. First arose, कब फर्स्ट आया, ठीक है, it further arose, दोबारा कभी ये चीज़ हुई, ठीक है. Then the cause of action arose on all dates when the plaintiff called upon the defendant. जब भी defendant को बोला गया है पेमेंट करने के लिए और उसने नहीं करा, हर बार एक cause of action जो है वो अराइज हुआ है, ठीक है. तो 12th पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन करा हमारा कॉज ऑफ एक्शन कि वो कब कब जो है अराइज हुआ है, ठीक है. उसके बाद 13th में हमने डाला द पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जो सूट है इट इज़ वेल विद इन द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है. एंड 14th में हमने डाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जुरिस्डिक्शन, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सूट. क्यों? बिकॉज द पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अरोज एट दिल्ली, ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर मिल वॉज एंटर्ड एट दिल्ली, ठीक है. ऑल पेमेंट जो है दैट विज मेड इन दिल्ली, ठीक है. तो ये सारी जो है वो रीज़न है कि इस कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन क्यों है, ठीक है, ये सारा. एंड देन विल मेंशन कि द वैल्यू ऑफ दिस सूट फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट फी एंड जुरिस्डिक्शन जो है वो हमने कोर्ट फी के रूप में पे कर दी है. और ये सारा जो है ये जो सूट है ये ऑर्डर 37 ऑफ CPC के अंडर जो है आया है. एंड नो रिलीफ हैज़ बीन क्लेम विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ ऑर्डर 37, ठीक है. यहाँ पे ये लिखना इसलिए ज़रूरी है टू टेल कि भाई हमारा रेस जुडिकाटा यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, या रेस सबजुडिस नहीं लग रहा है. तो ये हमने 16 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया पूरी डिटेल. देन वी रॉट द प्रेयर कि हमें कोर्ट से क्या क्या चाहिए कि जो एक डिक्री पास करे जिसमें जो ये पेमेंट है जो अमाउंट है वो पे करी जाए, ठीक है. पेंडेंटलाइट पेमेंट पे करी जाए, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ. ये 2 पॉइंट लिखने ज़रूरी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये 2 पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं. क्यों? सो दैट अगर हमारे दिमाग से कुछ जो प्रेयर है वो मिस हो गई हो तो कोर्ट अपने आप उस चीज़ को देखे, ठीक है. अवॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, भाई हमने जो है मेरे प्लेंटिफ ने खर्चा किया है तो वो जो है वो पेमेंट उसको दी जाए, ठीक है. एंड पास सच ऑर्डर, ठीक है, फर्दर ऑर्डर एज मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर ऑन द फैक्ट एंड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है. इस तरीके से हमें अपना जो प्लीडिंग है वो मेंशन करनी है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ गया प्लेंटिफ थ्रू द एडवोकेट एंड देन वेरिफिकेशन, ठीक है. द अबव प्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, ठीक है. मैं रिकमेंड करूँगी एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपने एग्ज़ाम्स में एफिडेविट अगर मांगा भी नहीं होना तो वो लिख के आ जाना. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है. हर प्लीडिंग के साथ एफिडेविट जाता है. मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे एफिडेविट लिखने में. एफिडेविट का फॉर्मेट भी एक बार समझा देती हूँ, ठीक है. ड्राफ्ट एफिडेविट, अगेन ये हमारा हो गया टाइटल, ये हमारा हो गया डिटेल ऑफ द पार्टीज़, ठीक है. उसके बाद हमने लिखा कि ये एफिडेविट है जो है श्री, ये जो भी नाम हम मेंशन करेंगे इसमें ये सारी डिटेल्स हमने डाली. दैट आई द डेपोनेंट हेयर इन अबव डू हेयर बाय सोलमली अफर्म एंड स्टेट हेयर अंडर, ठीक है. क्या स्टेट कर रहे हैं? 1, 2, 3 पॉइंट लिखने हैं सिर्फ. I say that I am the authorized representative and directive of the plaintiff and I am aware of the fact and circumstances of the present suit based upon the records of the plaintiff maintained in the ordinary course of business and I am duly authorized and competent to swear and file the present suit and affidavit. इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मैं जो है मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ प्लेंटिफ का और मुझे सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पता चले हैं इस सूट के, ठीक है, जो कि मुझे प्लेंटिफ ने बताए हैं. प्लेंटिफ ने जो है मुझे बताए हैं वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उसने जो मेंटेन करे थे उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है. और मैं एक ऑथराइज और कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ इस सूट को फाइल करने के लिए और ये एफिडेविट को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. एंड देन आई से दैट आई
I say that the accompanying suit has been drafted and filed by my counsel upon my instruction and the content of the same are true and correct to my knowledge. ठीक है, जैसे अगर मान लो एफिडेविट क्यों दिया जाता है कि मान लो आपके प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज कर दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई से दैट द डॉक्यूमेंट फाइल अलॉन्ग विद द प्लेंट आर ट्रू कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल। अब आपके प्लेंटिफ ने अगर लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज कर दिया तो आप नहीं उस चीज़ में फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके प्लेंटिफ जो आपका डेपोनेंट है उसके सिग्नेचर होते हैं, said affidavit are true and correct to my knowledge and information and nothing material has been concealed therefrom। ठीक है, ये आपके ऊपर से वो बला टली वाली चीज़ है कि भाई मैंने जो है एफिडेविट लिख दिया, अब तू जाने अगर तूने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करा है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सूट है वो है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। सूट यहाँ से हमारा जो प्लीड है वो शुरू होती है, ठीक है। टाइटल, ठीक है, अगेन हमारा पार्टीज़ की डिटेल्स, ठीक है। थर्ड हमारी हेडलाइन हो गई, ठीक है। फोर्थ हमारा एक इम्पॉर्टेंट टाइटल होगा, लाइन होगी, ठीक है। परमानेंट इंजंक्शन क्यों फाइल करते हैं, इस प्लेंट में जो परमानेंट इंजंक्शन दिया हुआ है वो है कि एक टेनेंट है जो एक प्लेस पर रह रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है, और उन्होंने जो है उसी प्रीमाइस पर कंस्ट्रक्शन भी करी, ठीक है। अब जिनका घर था वो लोग गुजर गए, ठीक है। नाउ द प्लेंटिफ हैव स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज 2 रूम जो प्रीमाइसिस पे हैं, ठीक है। और जो लेट मिस्टर एंड मिसेस थे दे हैव एश्योर्ड द प्लेंटिफ टू एडजस्ट द सेड रेंट, ठीक है। और ये सारा जो है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन जो आपने कर ली है तो जो अमाउंट है वो हम रेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड दैट द प्लेंटिफ जो वो पीसफुल पोजेशन में रह रहा है इस प्रीमाइस की, ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ और सारा मतलब प्रॉपरली रह रहा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ दैट ये सारा कुछ एग्रीमेंट हुआ था उनका पेमेंट वगैरह करने का। 7th पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, दैट ऑन द डेट दिस द अबव सेड डिफेंडेंट came to the above said premise of the plaintiff and they threatened the plaintiff to vacate the tenanted premises immediately, otherwise जो है उसको डायर कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द प्लेंटिफ आस्क्ड अबाउट देयर आइडेंटिटी दे देन डिड नॉट डिस्क्लोज द सेम, ठीक है। और वो घर का सामान बाहर फेंकने लगे और ये सब कुछ करने लगे। उन्होंने बोला भी कि वो जो है पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, बट द डिफेंडेंट ओपनली स्टेटेड दैट द स्टाफ ऑफ द पुलिस पोस्ट जो भी पोस्ट है द डांसेज एट देयर ट्यून एंड इट इज़ वेरी इजी जॉब फॉर देम टू डिस्पोज एनी पर्सन और टू ग्रैब एनी प्रॉपर्टी विदाउट जो है सारा कुछ करके वो कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन विद द हेल्प ऑफ दीज पुलिस, ठीक है। तो ये धमकी वगैरह अच्छी खासी दे के गए, ठीक है। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम पुलिस वालों के पास भी गए थे और उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है एक्शन लिया नहीं, ठीक है। ये सब कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया दैट ऑन डेट दिस द प्लेंटिफ अगेन वेंट टू द पुलिस पोस्ट टू लॉन्च द रिपोर्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, लेकिन किसी भी पुलिस ऑफिसर ने जो है बात नहीं सुनी और उनकी हेल्प नहीं करी। तो अब वो जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं फॉर द परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। ये सारी डिटेलिंग हमने दे दी कि क्या क्या हुआ था, फैक्ट्स हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए सारे, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस प्रेयर, ठीक है, सेम पास द डिक्री फॉर परमानेंट इंजंक्शन इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, क्यों, देयरबाय रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ एजेंट्स जो भी हैं, ताकि वो प्लेंटिफ के पास फोर्सिबली ना आ सके और उन्हें इलीगली उनके टेनेंटेड प्लेस से ना बाहर निकाल सके। देन अगेन सेम 2 रट्टेबाज वाली हमारी लाइन, दैट अवॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड पास सच अदर एंड फर्दर ऑर्डर और ऑर्डर्स विच मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर ऑन द fact and the circumstance, and then we have this signature and then we have this verification, ठीक है। ये होगी हमारी, इसके साथ एफिडेविट भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक टेम्परेरी इंजंक्शन का एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे IA लिखेंगे, मैंने पहले बताया था जो ऊपर हमने सूट्स फाइल करे थे
उनमें हमने सूट नंबर डाला था, लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी इंजंक्शन के एप्लीकेशन है इसमें हम मेंशन करेंगे IA का मतलब होता है इंटरिम एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद येट अगेन सेम टाइटल, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया डिटेल ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। देन बहुत छोटी सी एक इंटरिम एप्लीकेशन हमने यहाँ डाली है, ठीक है। ये हमारी आ गई यहाँ पे आपका जो हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग आ गई। उसके बाद ये छोटे से हमारे पास फैक्ट्स है ब्रीफ, ठीक है। क्या क्या है, दैट द प्लेंटिफ हैज़ फाइल्ड अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन विच इज़ पेंडिंग फॉर डिस्पोजल बिफोर दिस कोर्ट। हम टेम्परेरी इंजंक्शन कब लेते हैं, जब हमने परमानेंट इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन डाल रखी हो लेकिन वो टाइम लगा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर रखा है लेकिन वो पेंडिंग है, ठीक है। that the contents of the accompanying suit for permanent injunction may kindly be read as a part and parcel of this application, ठीक है, which are not repeated here for the sake of brevity, ठीक है। हम इसको टाइम पास के लिए जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं और वो इसी का पार्ट है, ठीक है। दैट द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ गॉट अ प्राइमा फेसाई केस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि जो हमारे एप्लीकेंट हैं उसके पास एक प्राइमा फेसाई केस है उसके फेवर में, and there is likelihood of success in the present case, ठीक है, that in the case the defendant are not restrained by means of an ad interim injunction for dispossessing the plaintiff from the above said premises, ये सारा डिटेल, ठीक है। जो हमने ऊपर की तरफ परमानेंट इंजंक्शन पढ़ा था उसी का ही टेम्पररी इंजंक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। उत्तम नगर में ऐसे प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अभी भी जो डिफेंडेंट है दे आर नॉट रेस्ट्रेन्ड, तो उन्हें रेस्ट्रेन करने के लिए जो है ये हम टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट से मांग रहे हैं, ठीक है। ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि प्लेंटिफ शैल सफ़र इररिपेरेबल लॉस एंड इंजरी एंड द सूट शैल बिकम अनफ्रैक्चरस एंड वुड लेड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केस। तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लीज़ आप डिफेंडेंट को रोकिए ताकि वो प्रेमिसेस में बार बार आया जाया ना करें और इररिपेरेबल लॉस जो प्लेंटिफ को सफ़र करना पड़ेगा वो चीज़ ना हो। दैट द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कि जो इस टेम्पररी इंजंक्शन से जो कन्वीनियंस है वो प्लेंटिफ को होगी, ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं दी जाती है बाय द कोर्ट तो जो इनकन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा प्लेंटिफ को होगी। सो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। देन वी विल राइट द प्रेयर। बहुत छोटी सी टेम्पररी इंजंक्शन की हमारे पास ये एप्लीकेशन है, इसमें हमने सारा कुछ लिखा है डिटेल अगेन। देन हमारे पास यहाँ पे एफिडेविट है, ठीक है। देन वी हैव एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 एंड रूल 2A, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर जो ये टेम्परेरी इंजंक्शन देखा था, ठीक है, ये 39 रूल 1 और 2 में होता है, ठीक है। तो रूल 1 और 2, उसके बाद रूल 2A क्या होता है, रूल 2A का मतलब है अगर कोई ऐसी टेम्परेरी इंजंक्शन की जो डिक्री आती है ना उसको डिसओबे कर दे, ठीक है, तो वहाँ पे 39 रूल 2A लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो येट अगेन हमारे पास सिमिलर चीज़ है। ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, ये हमारा IA नंबर, देन सूट नंबर, ठीक है, ये हमारा हो गया डिटेल, ठीक है। थर्ड हमारे पास हो गई हेडिंग, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम इसमें मेंशन करेंगे, हमने सेम ऊपर वाले फैक्ट्स ही यूज़ करे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेलिंग दी। एंड देन ऑन डेट दिस ऑनरेबल कोर्ट वॉज प्लीज टू ग्रांट द इंटरिम इंजंक्शन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर नॉट to interfere in the peaceful possession of the plaintiff applicant and not to dispossess him without due process of law from the suit property। suit property का यहाँ मतलब है जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये पैराग्राफ में आपको पूरा फैक्ट मिल जाएगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक इंटरिम इंजंक्शन फाइल किया था, ठीक है, किसके कहाँ पे, प्लेंटिफ के फेवर में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। क्यों? so that they won't interfere in the peaceful possession of the plaintiff and not to dispossess him, ठीक है। ये सारा हो गया। that on
ये जो डिफेंडेंट है, इन स्पाइट ऑफ द सर्विसेज एंड नॉलेज ऑफ द अबव इंटीरिम इंजंक्शन ऑर्डर्स, दे टुक फोर्सिबल पोजेशन ऑफ द सूट प्रीमाइसेस विद द हेल्प ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है, जिनको हम गुंडा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है. सो दे टुक फोर्सिबल पोजेशन ऑफ द सूट premises with the help of anti-social elements in utter disregard of the orders of this honorable court. ठीक है, हम कोर्ट को बता रहे हैं कि सर आपकी तो जो है शब्दों का, आपके ऑर्डर्स की वैल्यू ही नहीं रखी गई है यहाँ पे. ठीक है, मानते हुए द डिफेंडेंट एंड रिस्पोंडेंट हैज दिस knowingly and willfully disobeyed and violated the injunction order. तो हम कोर्ट को कह रहे हैं कि सर देखो आपके तो वर्ड्स की इज्जत ही नहीं रखी है. ठीक है, तो अब हम आपको कह रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट दे आर द गिल्टी ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ दिस जो है ऑर्डर्स आपने दिए थे. ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं कि आप जो है उन पर ऑर्डर 39 रूल 2A के अंडर जो है आप उन पर कार्यवाही बैठाओ. ऑर्डर नंबर 39 रूल 2A. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस प्रेयर एंड देन वी हैव दिस एफिडेविट. दैट्स टू ईजी. ये इसमें रट्टा मारना ही नहीं है. ठीक है, देन वी हैव दिस एप्लीकेशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन. ठीक है, इंडिजेंट पर्सन हमारे लीगलीज में किसे कहते हैं? एनीवन अगर आपको आइडिया हो तो आप बता सकते हो, वैसे तो मैं अभी बता ही दूंगी. ठीक है, इंडिजेंट पर्सन ऐसा होता है वो आदमी जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो है सफ़र कर रहा हो. समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि वो किसी को अगर सूट फाइल करना चाह रहा है तो वो इतना गरीब है कि वो कोई पेमेंट नहीं कर सकता है. ठीक है, पेमेंट करने के लायक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इंडिजेंट पर्सन. समवन हु लैक्स द फिनेंशियल मीन्स टू पे द कोर्ट फीस एंड इज़ अनेबल टू फाइल अ लॉ सूट विदाउट परमिशन. ठीक है, तो ये होता है. अब यहाँ पे एक इंडिजेंट पर्सन को एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहा है सू करने के लिए. सो लेट्स सी इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. इसमें येट अगेन वी हैव दिस टाइटल, वी हैव दिस detail of the parties, then we have this heading section 151 of the CPC. ठीक है, and then हम यहाँ पे ये most respectfully showeth के साथ 4th नंबर ये point and 5th नंबर these facts. ठीक है, हम यहाँ explain कर रहे हैं that the applicant has filed the above title suit which is pending disposal before this honorable court and the content of the accompanying suit may kindly be read as a part and parcel of the application. ठीक है, ये लाइन जो है ये एक टिपिकल पैटर्न है, फॉर्मेट है जो याद करने का है. ठीक है, कि भाई हम यहाँ पे जो है ये वाली जो एप्लीकेशन है वो अलग नहीं है एंड इट इज़ सेम, और आप इसको जो है सिमिलर मान सकते हैं. ठीक है, ये क्विक और शॉर्ट करने के लिए नहीं है. ठीक है, दैट द एप्लीकेंट इज़ इंडिजेंट पर्सन. भाई एप्लीकेंट जो है वो इंडिजेंट है एंड ही हैज़ नो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम. देयरफॉर ही इज़ अनेबल टू पे द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ द कोर्ट फी स्टैम्प्ड एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. कि जो कोर्ट फीस है, ये आदमी कोर्ट फीस देने के लायक भी नहीं है, उसके पास इतने रुपए भी नहीं हैं. ठीक है, एंड दैट द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू पे द एंटायर कोर्ट फी इफ़ द केस इज़ डिक्रीड इन हिज फेवर. ठीक है, हम कोर्ट के साथ ही बार्गेन कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कि अगर आपने हमारे फेवर में फैसला दे दिया तो जो है हम आपकी फ़ीस पे कर देंगे. that there are sufficient reasons for the acceptance of the present application and for granting permission to the applicant to institute the present suit as an indigent person. कि भाई मेरे को कोर्ट केस तो करना है, ठीक है, लेकिन मेरी जेब खाली है, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे एक सूट फाइल करने दीजिए, लेकिन इंडिजेंट पर्सन की कैपेसिटी से. ठीक है, तो वो ये चाह रहा है. ठीक है, कि मैं कोर्ट की फ़ीस अगर मेरे हिस्से में फेवर में जो है
फैसला आ जाता है तो मैं पे कर दूंगा, वरना मैं कुछ नहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। देन वी हैव 6th नंबर द प्रेयर एंड देन वी हैव द सिग्नेचर्स एंड द एफिडेविट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस, ठीक है। इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस क्या है, ठीक है। लेट्स से आपने किसी को जो है घर रेंट पर दिया था 1 महीने के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए, और अब वो बंदा कह रहा है कि मैं तो घर खाली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इजेक्टमेंट के लिए जो है सूट फाइल करेंगे कि कोर्ट इसको बोलो अपना जो है सामान वगैरह उठाए और मेरा घर खाली करे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। वी हैव टाइटल, we have this detail of the parties, then we have this heading, then we have the most respectfully शोवत वाली important line। इतनी बार मैं ये लाइन बोल चुकी हूँ, अगर अब भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना पेपर में ये लाइन भूल कर आए ना तो थोड़ी सी शर्म कर लेना मेरी ओर से, ठीक है। और चुल्लू भर पानी नहीं हो तो मुझसे मांग लेना, इतनी बार ये वाली लाइन बोल चुकी हूँ कि याद करके लिख आना इसे, ठीक है। नंबर 4, उसके बाद वी हैव अगेन नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ फैक्ट्स हैं, ठीक है। फैक्ट्स में क्या है, इस केस में इस सूट में फैक्ट क्या है कि जो प्लेंटिफ है वो ओनर थे इस फ्लैट के इस लोकेशन पे, ठीक है, जो उन्होंने लेट आउट कर रखा था इस कंपनी को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग की, जिसका अब नाम ये बदल गया है, ठीक है। हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस एट ये वाला प्लेस, ठीक है, 3 साल के लिए दिया था, ठीक है। नाउ the delivery of the possession of the said premise was simultaneously on the said date, ठीक है। अब हुआ क्या, the period of 3 years referred above starting from इस डेट से शुरू हुआ और इस डेट पर ख़त्म हुआ, ठीक है, यहाँ होना था। एंड दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड लीज, ठीक है। अब ये लीज तो जो है वो एक्सपायर हो गई है। नाउ द डिफेंडेंट बिकम अ मंथ टू मंथ टेनेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो 3 साल की लीज थी जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जो हमारे पास डिफेंडेंट है वो मंथ टू मंथ का टेनेंट हो गया है, यानी हर महीने किराया दो और रहो, अदरवाइज सामान उठाओ और बाहर जाके रहो, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट बीइंग इन नीड ऑफ द प्रीमाइस इन द क्वेश्चन में जो प्रीमाइस है, अब जो प्लेंटिफ है उसको अपनी जगह की ज़रूरत है। दे हैव अप्रोच द डिफेंडेंट फॉर वेकेशन ऑफ द सेम ऑन द वेरियस डेट्स, ठीक है। बहुत बार गए हैं कि भाई अपना सामान जो है उठा लो, हमको जो है अपनी प्रीमाइस दे दो, लेकिन वो मान नहीं रही हैं। हाउएवर द डिफेंडेंट हु वर अप्रोच्ड थ्रू देयर ऑफिसर्स डिड नॉट अग्री टू द प्लेंटिव्स डिमांड, ठीक है। मेरा ही घर मुझे नहीं दे रहे हैं ये बदतमीज़ लोग। द प्लेंटिव thereafter served a legal notice through their counsel, ठीक है, वकीलों के थ्रू जो है लीगल नोटिस भी दिया गया है, ठीक है। ये 106 सेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ताकि जो है टेनेंसी है वो आपकी मिडनाइट ऑफ इस डेट पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट रिसीव द प्लेंटिव्स लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप नोटिस करेंगे जो हमारे केस में नोटिस दे रखे ना उसमें 106 का नोटिस भी है, ठीक है। तो ये नोटिस जो है हमने दिया था एंड इट क्लियर्स 15 डेज बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। मतलब वैलिड नोटिस है कि भाई 15 दिन आपके पास हैं, 15 दिन में आपको घर खाली करना है, जो प्रीमाइस है वो खाली करना है। प्रूफ ऑफ द सर्विस ऑफ लीगल नोटिस इज एनेक्स्ड टू द सेम एज एनेक्जर बी। एनेक्जर का मतलब होता है कॉरबोरेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इसको कह सकते हो, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो लीगल नोटिस है वो भी हमने एनेक्जर बी में जो है लगा रखा है। अब ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इतना टाइम हो गया है और ये लोग जो है घर खाली नहीं कर रहे हैं, इतनी बार नोटिस भिजवाया है, इतनी बार ये करा है, ठीक है। उसके बाद येट अगेन वन इम्पॉर्टेंट लाइन, द कोज ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट केस अरोज ऑन दिस डेट एंड प्लेस व्हेन द प्लेंटिव अप्रोच द डिफेंडेंट फॉर द वेकेशन ऑफ द सेड फ्लैट, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कोज ऑफ एक्शन जो है वो कब अराइज हुआ है, कहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोज ऑफ एक्शन जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे उसकी जुरिस्डिक्शन को, ठीक है। द कोज ऑफ एक्शन फर्दर अरोज ऑन दिस डेट व्हेन द प्लेंटिफ अगेन अप्रोच द ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंडेंट। तो इस सब में सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई नोटिस भी दिया है, ठीक है, और ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ दैट द प्रॉपर्टी हुज पोजेशन इज सोट इज इन दिल्ली, ठीक है। हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जुरिस्डिक्शन को। तो एज
7th जो पॉइंट है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और 8th पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन, ठीक है। द लीज फॉर द प्रीमाइसेस वॉज एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन वॉज मेड इन दिल्ली, सब कुछ दिल्ली में हुआ है, तो ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द मैटर, ठीक है। देन हम बताएंगे कि भाई हमने तो जो है कोर्ट फी भी पे कर दी है, सब कुछ कर दिया है, ठीक है, और हम अब चाह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट हमारी बात सुने। देन विल मेंशन द प्रेयर, ठीक है। प्रेयर में हम सेम 4 चीज़ डालेंगे, डिक्री फॉर द इजेक्टमेंट, ठीक है, डैमेजेस जो आपका पेमेंट रहती है, ठीक है, अब जितने दिन उन्होंने टेनेंसी और लीज पूरी होने के बाद जो यूज़ किया है, रॉन्गफुल यूज़ हुआ है प्रॉपर्टी का, उसके डैमेजेस पे करे 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। एंड देन एनी अदर रिलीफ डीम्ड फिट एंड प्रॉपरली बाय द कोर्ट एंड द कोर्ट कॉस्ट ऑफ केस, ठीक है। एंड देन विल हैव द सिग्नेचर्स। तो ये सारा जो है हमारा इजेक्टमेंट एंड रॉन्गफुल यूज़ का जो एप्लीकेशन है उसमें हमने ये सारा जो है एक्सप्लेन करा है, ठीक है। सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड रॉन्गफुल यूज़, ठीक है। नाउ वी हैव द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लेट्स से मैंने एक ज़मीन बेची, ठीक है, मैंने एक लैंड की डील करी, ठीक है। अब हमारे पास आ गई एक सेल डीड, ठीक है, उसमें मैंने अर्नेस्ट मनी भी दे दी, ठीक है। अब मुझे चाहिए मेरी लैंड, क्योंकि अर्नेस्ट मनी तो मैंने दे दी। अब मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि भाई आके जो है लेट्स से 8 दिसंबर को अपनी बची हुई पेमेंट ले जा, ठीक है, और मुझे जो है रजिस्ट्री करवा दो लैंड की एंड गिव मी द पोजेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। अब सामने वाला बंदा जो है वो मुकर गया, ठीक है, वो कह रहा है मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो इस केस में हमारा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट डलता है, ठीक है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन। फर्स्ट वी हैव टाइटल, नेक्स्ट वी हैव द डिटेल ऑफ द पार्टीज, नेक्स्ट वी हैव द हेडिंग्स, नेक्स्ट वी हैव दिस लाइन, ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल गोना हैव दिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा, वो फैक्ट यही एक्सप्लेन किए थे मैंने। प्लेंटिफ जो है वो यहाँ का रेसिडेंट है एंड जो डिफेंडेंट है इज़ द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारा मेजरिंग हम देंगे कि जो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स देंगे यहाँ पे, ठीक है, कौन सी थी कहाँ थी। एंड अब इस पूरे सूट में यहाँ पे जो है हम इस प्रॉपर्टी को रेफर करेंगे एज सूट प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ द प्लेंटिफ वॉज इन द नीड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज़, और ये बात जो है डिफेंडेंट को पता चली, ठीक है, एंड डिफेंडेंट को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, ठीक है। देन प्लेंटिफ ने अप्रोच करा डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस डेट को। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने डिस्कस करी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, राइटिंग में सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद द प्लेंटिफ पेड दिस अमाउंट, लेट्स से ₹X टू द डिफेंडेंट एज अ अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अर्नेस्ट मनी को लोकल लैंग्वेज में हम ब्याना भी कहते हैं, जो ब्याने का रुपया होता है ना वो चीज़, ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट बैलेंस ऑफ इतना जो बच गया हमारा Y अमाउंट रुपीज़ बच गया, इट विल बी पेड ऑन नेक्स्ट डेट, ठीक है। एंड सेल डीड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, will be handed over to the plaintiff by the payment of the balance amount। जब भी बैलेंस अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी, बैलेंस अमाउंट की पेमेंट होने के बाद जो सूट प्रॉपर्टी की सेल डीड है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी टू द प्लेंटिफ। एंड दैट ऑन दिस डेट प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट को अप्रोच करा, ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, और उसने बोला कि भाई अपनी पेमेंट ले जाओ और मुझे जो है प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दो, टू विच द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, ठीक है। एंड देन प्लेंटिफ ने 2-3 बार जो है उसको दोबारा अप्रोच करा, उसको लीगल नोटिस भी भेजा, ठीक है, टू द डिफेंडेंट कॉलिंग अपॉन द डिफेंडेंट टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बाय एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड, ठीक है। तो प्लेंटिफ ने जो है डिफेंडेंट को लीगल नोटिस भी भेजा कि वो अपने पार्ट को जो है परफॉर्म करे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी, ठीक है।
द डिफेंडेंट फेल्ड टू कंप्लाई विद हिज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये सारी डिटेलिंग हमने बता दी, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, देन वी हैव दिस कोज ऑफ एक्शन वाला पैराग्राफ, दैट द कोज ऑफ एक्शन when the defendant agreed to sell the suit the property of the plaintiff, कि कब अरोज हुआ, जब डिफेंडेंट ने अग्री करा, ठीक है। फर्दर कब अरोज हुआ, ठीक है, जब इसने मना कर दिया। इट फर्दर अरोज दैट द कोज ऑफ एक्शन इज स्टिल सब्सिस्टिंग, ठीक है, वो अभी भी है। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दैट द सूट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। ये लाइंस जो है, ये पर्टिकुलर लाइंस होनी ही चाहिए आपके आंसर शीट में, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, देन वी हैव द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, एंड देन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे जुरिस्डिक्शन को, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सूट बिकॉज द कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। इस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो है ये लैंड आती है, ठीक है। तो इस कोर्ट के पास, दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन, ताकि वो इस सूट को एंटरटेन कर सकें। एंड द रिक्विजाइट कोर्ट फीस ऑल्सो हैव बीन पेड, ठीक है। इन 15 पैराग्राफ में हमने डिटेलिंग दे दी, पूरी स्टोरी सुना दी, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस प्रेयर, ठीक है। अगेन वी हैव 2 और 3 पॉइंट्स। पहला, a decree for the specific performance of the agreement in favor of the plaintiff। हम चाह रहे हैं कि कोर्ट जो है एक डिक्री दे जिसमें वो बोले कि जो डिक्री है वो प्लेंटिफ के फेवर में हो, which means which direct the defendant to execute the sale deed and hand over the possession of the sued property to the plaintiff। हम चाह रहे हैं कि जो कोर्ट है वो एक डिक्री दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ठीक है, जिससे वो डिफेंडेंट को डायरेक्ट करे कि वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करे और प्रॉपर्टी, जो सूट प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन जो है वो प्लेंटिफ को हैंड ओवर करे, ठीक है। देन वी हैव द अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ द सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। भाई कोर्ट का खर्चा भी होता है, तो प्लेंटिफ ने जो खर्चा करा है, वकील का हो गया, जो भी कोर्ट फीस होगी, सारा कुछ हो गया, तो वो प्लेंटिफ के फेवर में करें। एंड देन एनी सच अदर and further order or orders which may be deemed fit and proper on the facts and the circumstances of this case। Same line, ठीक है। Then we have this verification and then we have the affidavit, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारे सूट थे। नेक्स्ट वी हैव दिस रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? किसी भी प्लीडिंग के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका प्लेंट, ठीक है। प्लेंट होता है जो आपका प्लेंटिफ जो है आपका कोर्ट में डालता है, ठीक है, कि भाई ये केस के फैक्ट हैं, इन चीज़ों पे जो है मैं आपका केस फाइल कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल है। दूसरा होता है हमारा रिटर्न सबमिशन, ठीक है। अब रिटर्न सबमिशन क्या होता है? अब जो हमारे प्लेंटिफ ने प्लेंट डाला है, उस प्लेंट का रिप्लाई ऑफ द प्लेंट, ठीक है, जो हमारे पास प्लेंट है उस प्लेंट का जो रिप्लाई है वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न सबमिशन, रिटर्न स्टेटमेंट। इसको भेजता है डिफेंडेंट का वकील, ठीक है। तो ये डिफेंडेंट की ओर से होता है, ये प्लेंटिफ की ओर से होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इसमें आता क्या क्या है। येट अगेन वी हैव दिस टाइटल, देन वी हैव द डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, देन वी हैव दिस हेडिंग विच इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। ये जो भी चीज़ हमारी होगी वो इस हेडिंग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवित, ठीक है। उसके बाद हम मेंशन करते हैं प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, ठीक है। कोई भी जब हम सूट को देखते हैं, रिटर्न सबमिशन डालते हैं उसके अगेंस्ट में, तो हम क्या क्या डाल सकते हैं? जैसे द सूट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन। अब समझ आया कि बार बार क्यों कह रही थी कि ये लाइन लिखनी है अपनी प्लेंट में कि ये जो सूट है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्शन आता है ना, वो यही आता है कि भाई इसका तो लिमिटेशन पीरियड ही नहीं है, ठीक है। सो दैट द सूट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन अंडर आर्टिकल दिस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड ऑन दिस ग्राउंड अलोन। कि भाई इसका लिमिटेशन पीरियड ही पे ये बार हो चुका है, तो इस सूट को बार जो है डिसमिस कर देना चाहिए इसी ग्राउंड पे, ठीक है। नेक्स्ट
जो आपका ऑब्जेक्शन आते हैं मोस्टली जो बेसिक ऑब्जेक्शन है वो हैं, ठीक है, दैट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन। इसीलिए ये वाले पॉइंट भी मैंने हाईलाइट करके बताया था कि ये करना है, ये लिखना ही है, ठीक है, कि ये जो कोर्ट है इस कोर्ट के पास इसका ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन क्या डालेंगे कि जो ये ऑनरेबल कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस सूट को एंटरटेन और ट्राई करने का, ठीक है। थर्ड जो ऑब्जेक्शन हम डालेंगे वो है द सूट हैज़ नॉट बिन प्रॉपरली वैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस, ठीक है, और जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके हिसाब से प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया गया है एंड देयरफॉर इट इज़ लायबल टू रिजेक्टेड आउटराइटली, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ नंबर, कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं हो रहा है प्लेंटिफ के फेवर में, ठीक है, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, इसलिए भी हम इसको रिजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ बैड फॉर द नॉन ज्वाइंटर्स ऑफ द नेसेसरी पार्टी, जो भी पार्टीज के नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है, एंड द सूट इज़ बैड फॉर मिस ज्वाइंटर ऑफ एक्स, ये सारा मेंशन करेंगे, ठीक है। द सूट इज़ बार्ड बाय द डिक्री डेटेड डैश, ठीक है, कि जो ये सूट है इट इज़ बार्ड बाय द डिक्री जो कि लेट्स से एक्स डेट को हुई है, पास इन द सूट नंबर वाई, ठीक है, टाइटल एक्स वर्सेस वाई, यही आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो सूट है वो रेस जुडिकाटा के अंडर बार हो रहा है, ठीक है, एंड इज़ देयरफॉर लायबल टू बी डिसमिस्ड ऑन दिस शॉर्ट ग्राउंड अलोन। रेस जुडिकाटा हमने सीपीसी में किया था। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है अगर कोई केस ऑलरेडी एक बार डिसाइड हो चुका है तो हम सेम फैक्ट्स पर जो है उसी केस को दोबारा नहीं कर सकते। द सूट इज़ बार्ड बाय द डिक्री, यहाँ पे हमने डिक्री इसलिए ही मेंशन करा है, ठीक है, जब भी कोई केस डिसाइड हो जाता है तो उसकी डिक्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेस जुडिकाटा के अंडर ये केस जो है वो बार है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सूट इज़ लायबल टू बी स्टेड एज अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन दीज पार्टीज इज पेंडिंग। जब वो सूट डिसाइड हो जाता है और डिसाइड होने के बाद डिक्री आ जाती है और जहाँ पे हम उसे बार करवाते हैं वहाँ हम रेस जुडिकाटा डालते हैं, लेकिन अगर वो केस पेंडिंग हो, लेट्स से ए और बी के बीच, ठीक है, एक सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर एक केस पेंडिंग है, ठीक है, और सेम फैक्ट्स पर वो लोग केस दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आता है आपका रेस सब जुडिस, ठीक है, कि ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप सेम फैक्ट्स पर दोबारा केस नहीं कर सकते। अगर वो डिसाइडेड है देन इट इज़ रेस जुडिकाटा, और अगर वो नहीं है तो आपका यहाँ पे आता है रेस सब जुडिस, ठीक है। एंड द सूट हैज़ नॉट बिन प्रॉपरली वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी डिटेलिंग्स हैं ये हम ऑब्जेक्शंस के तौर पे लगाते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया, यहाँ पे बार हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं जिनको आप जो है यूज़ कर सकते हो किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट में एज अ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। उसके बाद है ऑन मैरिट्स। ऑन मैरिट्स कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जैसे देखो द कंटेंट ऑफ पैरा 1 ऑफ द प्लेंट इज करेक्ट एंड इज एडमिटेड, ठीक है। द कंटेंट ऑफ पैरा 2 आर डिनाइड फॉर want of knowledge, ठीक है। द प्लेंटिव बी पुट टू स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी एलिगेशन मेड इन पैरा अंडर रिप्लाई, ठीक है। यहाँ हम उनके हर पैराग्राफ का पैरा टू पैरा जो है रिप्लाई कर रहे हैं कि कौन सा एलिगेशन हम मान रहे हैं, कौन सा एलिगेशन हम नहीं मान रहे हैं और क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। जैसे द कंटेंट्स ऑफ पैरा 21 इज नॉट एडमिटेड, this honorable court has no jurisdiction to entertain this suit because the subject matter of the suit exceeds the pecuniary jurisdiction of this honorable court। हर कोर्ट की उसकी अपनी टेरिटोरियल और पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। तो पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। हर कोर्ट की एक लिमिट होती है कि वो कितने अमाउंट तक के सूट को डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कोर्ट, ये ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इतने अमाउंट का जो केस है, सूट है, वो एंटरटेन कर सके। तो ये होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देन हमारी प्रेयर है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट की प्रेयर होती है कि जो सूट है प्लेंटिफ का उसको डिसमिस कर दिया जाए और जो कॉस्ट है वो डिफेंडेंट को दी जाए, ठीक है।
और कोई भी ऐसा इक्विटेबल ऑर्डर जो कोर्ट को फिट लगता हो, एंड देन वी हैव दिस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया सारा। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव दिस कैविएट अंडर सेक्शन 148A ऑफ द CPC। ठीक है, कैविएट का जो एप्लीकेशन जाती है वो बेसिकली कब जाती है, जब हमें लगे कि जो लेट्स से किसी लोअर कोर्ट में कोई केस हार गया और हमें लग रहा है कि वो अब जो है हायर कोर्ट में अपील करेगा, तो हम उसी हायर कोर्ट में ऑलरेडी एक कैविएट की एप्लीकेशन डाल देंगे कि एक्स पार्टी जो डिक्री है वो ना ऑफर की जाए। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। पहला हमारा हो गया टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस डिटेल ऑफ द पार्टीज। इसका एक बार टाइटल देखो, कैविएट नंबर दिस अराइजिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड, ये वाला, इन सूट नंबर ये टाइटल एज ABC वर्सेस XYZ पास्ड बाय श्री डैश सिविल जज डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ठीक है, ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका है, एक ऑर्डर आ चुका है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है डिसाइड करा है, पास करा है। ठीक है, नाउ कैविएट अंडर सेक्शन 148A ऑफ द CPC 1908 बाय द रिस्पोंडेंट, और उसी रिस्पोंडेंट को इस एप्लीकेशन में हम बोलेंगे कैविएटर। ठीक है, देन वी हैव द मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत वाली लाइन। इस चीज़ को ना एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, मैं बता भी रही हूँ बट हैव अ गुड रीडिंग। ठीक है, श्री डैश सिविल जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली हैज़ पास्ड ऑर्डर अगेंस्ट एपेलेंट्स। एपेलेंट्स के अगेंस्ट में वो ऑर्डर हुआ था जिस सूट का टाइटल था ABC वर्सेस XYZ ऑन दिस डेट। ठीक है, वेयर बाय द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट, ये सारा हुआ था, ये एप्लीकेशन थी, एंड ही वुड बी द पेटिशनर, इट वॉज डिसमिस्ड। ठीक है, ये प्लेंटिफ के अगेंस्ट में जो है एक ऑर्डर आया था जिसमें उसकी पेटिशन थी, जो एप्लीकेशन थी, वो डिसमिस कर दी गई थी। कैविएटर इज एक्सपेक्टिंग दैट द प्लेंटिफ और वुड बी पेटिशनर मे फाइल अ सिविल petition under Article 227 of the Constitution of India against the said order in this honorable court. As such, this caveat is being filed. ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो कैविएटर है, जो रिस्पोंडेंट है, ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो प्लेंटिफ है और जो वुड बी पेटिशनर है वो इस कोर्ट में एक सिविल सूट, सिविल पेटिशन जो है वो फाइल करेगा अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों? अगेंस्ट द सेड ऑर्डर्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में इस कोर्ट में जो है जो प्लेंटिफ है वो एक सिविल पिटिशन फाइल करेगा दैट द कैविएटर हैज़ अ राइट टू अपीयर। जो कैविएटर है, जो रिस्पोंडेंट है, ही हैज़ अ राइट टू अपीयर एंड कंटेस्ट द पिटिशन इफ़ प्रेफर्ड बाय द प्लेंटिफ और वुड बी पिटिशनर। अगर वो डालता है, वो ऐसी पिटिशन को जो है पिटिशन को फाइल करता है, तो दैट कैविएटर हैज़ अ राइट टू अपीयर, दैट द कैविएटर डिज़ायर दैट ही मे बी गिवन द नोटिस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। वो कह रहा है, जो कैविएटर है वो ये कह रहा है कि उसे एक नोटिस दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अपीयर हो जाए। ठीक है, एंड व्हेन द सेम इज़ फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ to enable caveator to appear at the time of hearing for the admission and no stay may be granted without hearing। caveator की साइड को बिना सुने कोई भी कोई भी ऑर्डर है वो ना दिया जाए। ठीक है, एंड देन द कॉपी ऑफ दिस caveat हैज़ बीन सेंड बाय, ये वाला सारा कुछ। ठीक है, एंड देन वी हैव द प्रेयर। ठीक है, ये होगा कैविएटर, और इसके बाद मैं थक गई हूँ। ठीक है, मेरा गला गया है सूख। तो यहीं तक फ़िलहाल अभी हम समझेंगे, हमने समझा। ठीक है, काफ़ी सारी हमने कर ली है 12 में से। तो लेट्स सी, हमने कैविएटर तक करी है ना, तो कैविएट तक होगी हमारी कितनी, 10 प्लीडिंग्स जो हैं मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। ठीक है, 10 प्लीडिंग समझा दी है। 11th और 12th सेम ही होगी, प्लीज़ अपने आप कर लेना। दैट इज़ द ट्रांसफ़र पिटिशन अंडर सेक्शन 25 द CPC। ट्रांसफ़र पिटिशन का मतलब है, लेट्स से मेरा दिल्ली कोर्ट में एक केस चल रहा है और मैं रहती इलाहाबाद हूँ, तो मुझे वो जो है
इलाहाबाद ट्रांसफ़र कराना है तो वो आपका ट्रांसफ़र पटिशन के अंदर जो आता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है कि अब ये डिक्री आ तो गई है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई ये डिक्री जो है ऐसे ऐसे ऑर्डर से आई थी, ऐसे जजमेंट से आई थी, एंड नाउ वी वांट कि ये डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सिविल प्लीडिंग्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 12 एक्सप्लेनेशंस के साथ 1 घंटे का टाइम लगा के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स हैं, जिसमें से मैं आपको RCR एक्सप्लेन कर दूंगी और मैट्रिमोनियल का एफिडेविट एंड 16th एंड 17th, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। जब तक अपनी प्लीडिंग्स को एक बार रीड करके देख लो, और अगर कोई डाउट रह जाए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और अगर आगे की वीडियोस कुछ समझनी हो देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो कीप रीडिंग। थैंक यू।